बच्चों, आज हम 7th क्लास की बुक पढ़ाने जा रहे हैं। चैप्टर का 5 है। चैप्टर का नाम है अंजाम। पेज नंबर निकालिएगा 20। झैल में एक कहानी दी जा रही है जो फ़िक्र व नज़र से मुतल्लिक़ है। ये नज़र जो है वो फ़िक्र है और नज़र से मुतल्लिक़ है कहानी है। इस कहानी में फ़लसफ़े और तोतों के ज़रिए ये समझाने की कोशिश की गई है कि इंसान को हर वक्त अपनी अक़ल का समझ का सहारा लेना चाहिए। तो ये जो है एक फ़लसफ़ी और एक तोतों की कहानी है, जिसमें ये समझाया गया है कि हर वक्त इंसान को अपनी अक़ल और समझ से सहारा लेना चाहिए। दूसरे की अक़ल में, दूसरे की समझ में सहारा नहीं लेना चाहिए। और नासमझ या बेअक़ल के साथ बेजा मेहनत करने से भी कोई नतीजा हासिल नहीं होता। आखिर में पेशमानी का सामना करना पड़ता है। तो बेजा मेहनत के जो बेअक़ल होते हैं वो कभी समझते नहीं हैं, सिर्फ परिंदे से लगाव है और वो बेजा मेहनत करना बेकार हो जाता है। इसी तरह से आगे एक कहानी शुरू है। एक साहिब फ़लसफ़े किस्म के आदमी थे। फ़लसफ़ी जो फ़िलॉसफ़ी पढ़ता है उसको फ़लसफ़ी कहते हैं। तो वो फ़लसफ़ी थे, वो नए-नए नुकात पेश करते थे, हमेशा नया-नया एक नुकात को सामने करते थे। मजलिसों में बैठकर फ़लसफ़े की बातें बघारा करते थे। जो भी मजलिस में बैठते थे वो हमेशा फ़लसफ़े की बातें करते थे। वो अपने आगे किसी को चलने ही ना देते थे। वो किसी को नहीं चलने देते थे। वो हमेशा अपना ही बोलते थे। हाँ, कोई कितनी ही अच्छी बातें क्यों ना कर रहा हो, कोई कितना भी अच्छी बात कर रहा हो, लेकिन सबके आगे वो हावी रहते थे, हमेशा अपनी बात को मनवाने के लिए। इसमें मुदाखलत ज़रूर किया करते थे। वो अपनी बात मनवाने के लिए ज़िद भी करते थे। वो हमेशा कहते थे कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है, आप लोग सही नहीं हैं। इस तरह से वो हमेशा ज़िद में रहते थे। लोगों की इनकी हरकतें अच्छी तो नहीं लगती थी। हर लोग इनको हरकतों को अच्छा नहीं समझते थे, लेकिन फिर भी बर्दाश्त कर लिया करते थे। इसलिए वो फ़लसफ़ी साहब अपनी फ़ितरत और आदतों से मजबूर थे। वो अपनी फ़ितरत से और आदत से मजबूर थे, क्योंकि इंसान की फ़ितरत चेंज नहीं होती है। वो मजबूर थे। दूसरी बात ये है कि वो जैसे भी थे लोगों के लिए दिलचस्प शख्स थे। वो दिलचस्प थे, इसलिए लोग उनसे पास आते थे, उनके पास बैठते थे, क्योंकि लोगों का उनसे दिल लगता था। एक बार वो फ़लसफ़ी साहब कहीं जा रहे थे। वो अमरूद के एक बाग की तरफ से गुजरे और अचानक से वो अमरूद का बाग जो है वहाँ पर था, उधर से गुजर रहे थे। नहायत सरसब्ज़, सरसब्ज़ के मतलब होता है हरा भरा, और फलों से लदा हुआ था। वो फलों से लदा हुआ था। अभी वो एक जगह खड़े हुए बाग का मुआयना ही कर रहे थे। बाग को देख रहे थे कि बाग कितना अच्छा है, कितना अच्छा फल लगा हुआ है। इनकी आंखों के सामने एक अजीब व गरीब वाक़या पेश आया। एक अजीब गरीब हादसा पेश आया वहाँ पर। वो खड़े ही थे उन्हीं के सामने। हुआ यह कि इस बाग के चारों तरफ लंबे लंबे बांस थोड़े थोड़े फासले पर जमीन पर गड़े हुए थे। तो लंबे लंबे फासले थे और जमीन पर जो थे वो गड़े हुए थे। इन्हीं से रस्सी बंधी हुई थी, और इनसे क्या हुआ था, रस्सी बंधी हुई थी। रस्सियों के दरमियान नरकुल के छोटे छोटे टुकड़े पुरोए हुए थे, और रस्सी में नरकुल के जो छोटा छोटा टुकड़ा था वो पुराया हुआ था। नरकुल एक तरह का लंबा पतला झाड़ होता है। अब ये समझो कि नरकुल होता क्या है। नरकुल एक लंबा पतला झाड़ होता है जो खोखला होता है, और उस खोखले से बच्चों के लिए बांसुरी लोग बनाते हैं। मदरसों के तलबा उसके कलम भी बनाते हैं। तो मदरसे के बच्चे उसमें पढ़ते भी हैं। और मदरसे के बच्चे क्या, पहले जब ये कलम का इजाद नहीं होता तो लोग जो है उसी नरकुल से लिखाई करते थे। अचानक परिंदों का एक झुंड आया, और वो परिंदे बांस में बंधी हुई रस्सियों पर पुरोए हुए नरकुल पर बैठते गए। और परिंदों का झुंड आया और वो नरकुल पर सब परिंदे बैठ गए। जैसे ही नरकुल पर बैठे, वो नरकुल फिरकी की तरह घूम गए। फिरकी के मतलब होता है घिरनी। घिरनी की तरह वो क्या हो, फिरकी के मतलब क्या होता है, घिरनी। घिरनी की तरह वो घूम जाते, और परिंदे उल्टे ही घूम जाते, और नरकुल पर अपने पंजों से मजबूती के साथ पकड़ लेते, और पंजों के सहारे वो नीचे लटक जाते थे, क्योंकि उनको डर था कि अगर हम उड़ेंगे तो गिर जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे और चोट लग जाएगी। शायद उन्हें डर था कि अगर ये नरकुल छोड़ा तो हम जमीन पर गिरकर मर जाएंगे। यही हमेशा उनको डर लगा रहता था। इस डर से वो नरकुल के छोड़े बगैर टी की आवाज़ें निकालकर चिल्लाने लगे। तो नरकुल को टी 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 तोते आवाज़ निकालते हैं, तो उसी तरह से तोते अपने निकालने लगे। टी की आवाज़ सुनकर फ़लसफ़ी साहब को पता चल गया कि ये परिंदे तोते हैं। तो उनको पता चल गया परिंदे तोते हैं, जो फितरतन बहुत समझदार होते हैं। इतने ही देर में बाग का रखवाला आ गया, और उसने डंडे से मार मार के सारे तोते का ठिकाना लगा दिया। बाग का रखवाला आया और सब तोते को मार मार के एक एक करके हटा दिया। फ़लसफ़ी साहब को यह देखकर बहुत दुख हुआ। ये दर्दनाक मंजर उन्हें बेबसी के आलम में देखा, और खूब अफसोस मलते रहे, और बेबसी की नज़र में ये देखा कि सब तोते मर रहे हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं सके, बेबस हालत है। इन पर बेज़बान तोतों के बारे में सोचते रहे, इन्हें किस तरह बचाया जाए। उसके बाद वो इस बात पर गए
कि आखिर इस बेज़बान तोतों को किस तरह बचाया जाए, और यही सोच करके वो आगे जो है आगे सोचते रहे। दरअसल तोते बागों में बहुत नुकसान करते थे। तो दरअसल तोतों में क्या होता, वो बागों में जाकर के क्या करते थे, बहुत नुकसान करते थे। इसलिए तो बाग का मालिक जो है वो तोते को मारता था, क्योंकि सारे फल कुतर कुतर कर गिरा देते थे। झुंड बनाकर बागों पर हमला बोलते थे। तो ये तोते क्या करते हैं, झुंड बनाकर बोलते, कभी एक दो तोता नहीं आता है, वो हमेशा झुंड कई तादाद में आता है। जरा सी देर में काफी फल कुतर डालते हैं, और वो अपने सब फल को खाते नहीं बल्कि कुतर कुतर कर नीचे गिरा देते हैं। बाग के रखवालों को इसका तजुर्बा हासिल है। तो उसका तजुर्बा, उसको मालूम था कि तोते आएंगे हमारे सारे फल को बर्बाद करेंगे, इसलिए उसने ऐसा किया था। जब तोते किसी बाग पर हमला करने का इरादा करते हैं तो पहले किसी एक जगह जमा होकर आपस में मशवरे करते हैं। तो तोता क्या करता है, जब कहीं बाग पर हमला करना होता है तो वो क्या करता है, एक जगह मीटिंग करता है। जैसे कोई भी जब प्लानिंग करते हैं तो वहां पर क्या होता है, एक पहले मीटिंग होती है, उसके प्लान के तहत काम होता है। उसी तरह से परिंदे भी जो हैं वो एक जगह मीटिंग करते हैं, और मीटिंग करने के बाद जाकर के कहीं हमला करते हैं। हमला करने की तदबीरें सोचते हैं, वो एक प्लानिंग बनाते हैं। इस तजुर्बे का फायदा उठाकर रखवालों ने बांस में नरकुल पुरोने की तरकीब निकाली, और इसी का जो है उसने फायदा उठाया कि नरकुल में बांस में नरकुल पुराया, और तोतों के लिए मशवरे की जगह इस तरह फराहम की कि वो इस पर बैठने ही उल्टे लग जाते हैं। तो उसने सोचा कि अगर ये साइड में बैठेंगे तोते और अपना मीटिंग करेंगे, तो उसने कहा कि अगर उस पर बैठेंगे आराम से तो सब जो है वो लटक जाएंगे। पंजों से डर के मारे नरकुल को नहीं छोड़ते, टीटी करते रहते। आवाज सुनकर रखवाले आ जाते, इनका काम तमाम कर डालते, और जब ये टीटी करते, जब फंस जाते तो रखवाले आते और सबका काम तमाम कर देते। फलसफी साहब इन तोतों के बारे में सोचते रहे, आखिर में सोचते रहे कि कैसे इनको बचाया जाए। वो रात दिन यही दिमाग में उनकी बात चलता रहता। इस नतीजे पर पहुंचे कि अगर तोतों पर मेहनत करके इन्हें सिखाया जाए तो वो इस मुसीबत से निजात पा सकते हैं। तो वो सोचे कि अगर इस पर मेहनत किया जाए तो इस मुसीबत से वो निजात हासिल कर सकते हैं। वैसे सभी तोतों के बारे में मशहूर है कि इन्हें जो कुछ सिखाया जाए वही बोलने लगते हैं। तो ये हम लोग सभी जानते हैं कि तोते को जो भी तोता जो नकल करता है, हमेशा जो बात सिखाया जाता है वही तोता रटता है। उसके अलावा उनमें वो फहम अदराक नहीं है, उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती है, ताकत नहीं होती है। वो अपने मन से कुछ नहीं कर सकता, अपने दिमाग से कुछ नहीं कर सकता, वो सिर्फ रटता है, नकल करता है। अब फलसफी साहब का काम यही ठहरा कि वो तोते पकड़कर अपने घर लाते। अब वो क्या करते कि तोते को पकड़ते और घर लाते, इन्हें खिलाते पिलाते और इन्हें रटा सिखाते कि हम परदार जानवर हैं, शिकारी के नरकल पर कभी नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। वो हमेशा हर तोते को ही सिखाते थे। क्या सिखाते थे बच्चों, कि हम परदार जानवर हैं, शिकारी के नरकल पर कभी नहीं बैठेंगे, और अगर बैठेंगे तो फड़फड़ा कर फिर उड़ जाएंगे, यही सिखाते थे। ये जो कोई तोता इनकी ये बात सीख लेते वो इसे आज़ाद कर देते। जो तोता ये सीख लेता था, रट लेता था, फिर उसको छोड़ देते थे, उड़ा देते थे, आज़ाद कर देते थे। इस तरह उन्होंने कई साल तक हजारों तोतों पर मेहनत की, और अपनी इस मेहनत पर वो खुश भी थे। कई साल तक मेहनत किए, हजारों तोतों पर मेहनत की, और वो बहुत खुश थे कि बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं। एक दिन फलसफी साहब के जहन में ये बात आई कि अब चलकर देखना भी चाहिए कि मैं अपनी मेहनत में कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ। तो उनको एक दिन ये आया कि अब हम जाकर देखें कि कहाँ तक हमारा मेहनत कामयाब हुआ है। तो वो गए, चुनांचे वो इसी बाग की तरफ चल पड़े जहाँ उन्होंने तोतों की दुर्गत होते देखी थी। वहीं पर गए जहाँ पर उन्होंने ये देखा था कि तोता का क्या दुर्गत है। तो उसके बाद जब वहां पहुंचे तो उसके पास पहुंचकर फलसफी साहब ने जो मंजर देखा वो पहले से भी ज्यादा दर्दनाक था। वहां जब गए तो वो बहुत भयानक था, खौफनाक था। देखे उन्होंने देखा तोते नरकुल के पहले ही की तरह पंजों से पकड़कर लटके हुए हैं, और कह रहे हैं कि हम परदार जानवर हैं, शिकारी की नरकल पर कभी नहीं बैठेंगे, और अगर बैठ भी गए तो फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। वो सब तोते क्या बोल रहे थे, जो इन्होंने हजारों तोतों को सिखाया था, उड़ाया था, वही बातें को दोहरा रहे थे कि हम परदार जानवर हैं। हम परदार मतलब होता है पंख वाले जानवर हैं, शिकारी की नरकल पर कभी नहीं बैठेंगे, अगर बैठ भी गए तो फड़फड़ा कर उड़ जाएंगे। हर तोता यही रट रहा था। ये मंजर देखकर फलसफी साहब के होश उड़ गए। ये हालात को देख कर के फलसफी साहब के क्या हुए, होश हवास उड़ गए। वो मायूसी के आलम में किसी तरह घर पहुंचे। वो उदास हुए, घर पहुंचे। सोचते सोचते जब उनकी कुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई तो उन्होंने फिर कभी किसी को नसीहत ना करने की कसम खा ली। वो हमेशा ये सोचे
کہ اب جو ہے وہ کسی کو نصیحت نہیں کریں گے، کیونکہ نصیحت کرنے سے سوائے نقصان کے فائدہ نہیں ہوگا۔ فلسفی صاحب کا اپنا فلسفہ بھی ان کے کام نہ آیا، انہیں عقل سے کام لینا چاہیے تھا۔ تو یہ بات ہے کہ ان کا فلسفہ یہاں پر کیا ہوا؟ فیل ہوا بچوں، کیونکہ اب طوطا کے ساتھ یہ سب کام کریں گے تو چلے گا تھوڑی، تو کیونکہ طوطے میں اتنی فہم ادراک کا مادہ نہیں ہوتا۔ اگر عقل کام نہ کرتی تو مشورے کی ضرورت تھی، اگر عقل کام نہ کرتا تو مشورہ تھا، پھر بھی ان کی سمجھ میں آ جاتا کہ طوطے نقل ضرور کر سکتے ہیں مگر سمجھ نہیں سکتے ہیں۔ طوطا نقل کر سکتا ہے لیکن سمجھنے کی شکتی طاقت نہیں ہوتی، کیونکہ قدرت نے انہیں فہم و ادراک کا اتنا مادہ نہیں دیا۔ فہم و ادراک مطلب ہوتا ہے سوچنے سمجھنے کا، طاقت نہیں دیا ہے۔ کوئی بھی کام شروع کرنے سے قبل اس کے انجام پر نظر رکھنا بھی ضروری ہے۔ جس سے ہم لوگ سبق کیا لیا کہ کوئی بھی کام کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے، اس کے انجام پر، اس کا انجام کیا ہوگا اس پر نظر رکھنا چاہیے۔ ایسا کام کرنا ہی نہیں چاہیے کہ شرمندگی اٹھانی پڑے، اور ایسا کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے کہ شرمندگی اٹھانا پڑے۔ اب تو آپ لوگ اس چیپٹر کو سمجھ گئے ہوں گے، اس کہانی سے آپ کو سبق بھی مل گیا ہے۔ اب اس کے بعد آپ لوگ اس الفاظ معنی کو ہوم ورک میں اتار لیجئے گا اور اس کو صحیح سے سمجھیے گا، یاد کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ بس۔